दोस्तों नमस्कार। राहुल की पदयात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन राहुल की पदयात्रा का असर राजनीतिक तौर पर साफ दिखाई देने लगा है। जब तक पदयात्रा राज्यों से गुजर रही थी या राज्यों से गुजर रही है, तब तक राज्यों की राजनीति निशाने पर, कहीं पर छत्रप निशाने पर, कहीं छत्रपों के आश्रय बीजेपी निशाने पर, कहीं बीजेपी के गवर्नेंस के आश्रय भ्रष्टाचार निशाने पर और कहीं आरएसएस के आश्रय विचारधारा का सवाल। लेकिन केंद्र की राजनीति के भीतर यह सवाल इससे पहले कभी नहीं उठा कि दरअसल केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, लेकिन केंद्र की राजनीतिक सत्ता इससे एक अलग धुरी बनाए हुए है। यानी राजनीतिक तौर पर केंद्र पर ना तो इसका असर है, ना ही यह पदयात्रा केंद्र पर असर डाल सकती है। तो क्या दिल्ली पहुंचते पहुंचते केंद्र सरकार की सांसें हांफने लगी है? क्या वाकई राहुल की पदयात्रा की भीड़ या राहुल की पदयात्रा में शामिल भारत जोड़ो के लगते हुए नारे अब दिल्ली की सत्ता को परेशान कर रहे हैं? दिल्ली का मतलब सिर्फ केंद्र शासित राज्य नहीं है। दिल्ली का मतलब देश की राजधानी है। दिल्ली का मतलब राजनीतिक ताकत को पाना है। और दिल्ली का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच और पकड़ दिल्ली से ही होती है, जो समूची दुनिया में जाती है। तो क्या दिल्ली से पहले राहुल की पदयात्रा रोकी जा सकती है? और क्या वाकई कोविड महज एक बहाना है, जबकि सबको पता है कि भारत के भीतर कोविड का असर उस रूप में दिखाई नहीं देगा जिस रूप में चीन में हो चला है? या फिर जिन बातों का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है कि क्या वाकई कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर दोबारा से चिंतित होने की जरूरत है? दुनिया भर के देशों ने एक लिहाज से इस पर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है और शायद पहली बार राष्ट्र हित में राहुल की पदयात्रा को रोकने का जिक्र इस देश के हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं। और कमाल की चीज यह है, जिन बातों का जिक्र देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, उन बातों का जिक्र देश के स्वास्थ्य सचिव नहीं कहते हैं। जो निर्देश राहुल की पदयात्रा को लेकर राहुल को और कांग्रेस को देते हैं, उस निर्देश का जिक्र इस देश के हेल्थ सेक्रेटरी के जरिए राज्यों को नहीं दिया जाता है। यानी दो नजरिए पदयात्रा को लेकर और इस देश के भीतर कोविड को लेकर, दो नजरिए प्रोटोकॉल को लेकर, दो नजरिए राष्ट्र हित के मद्देनजर, और दो नजरिए अगर कोविड की इस लहर का सामना करना पड़े तो उससे कैसे भिड़ेंगे, इसको लेकर भी कई नजर। हमें लगता है यह पहली बार दिल्ली में घुसती हुई पदयात्रा को लेकर सरकार की सांसें इसलिए फूलने लगी है क्योंकि दिल्ली का मतलब राजनीतिक तौर पर उस विचारधारा का प्रभावित होना है जो पदयात्रा के जरिए लगातार केरल से अभी तक निकलती चली आ रही है। और भारत जोड़ो का मतलब भारत के भीतर में महज नफरत और घृणा नहीं है, बल्कि उसके दायरे में संविधान है। संविधान जो सेकुलर शब्द के साथ चलता है, संविधान जो इस देश में हर धर्म के लोगों को न सिर्फ रहने की इजाजत देता है, बल्कि उतनी ही स्वतंत्रता हर धर्म के लोगों को देता है जितनी माइनॉरिटीज को देता है, जितनी हिंदुओं को उतनी मुसलमानों को। तो क्या यह भारत जोड़ो का संकट दिल्ली पहुंचते पहुंचते उस विचारधारा पर सीधा हमला कर रहा है जो राजनीतिक तौर पर इस देश में बड़ी मोटी मोटी लकीरें खींचती हैं? या फिर कोविड के जरिए या कोविड के निर्देशों के जरिए राहुल की पदयात्रा दिल्ली तक पहुंच ना पाए क्योंकि अब वो हरियाणा में आ चुकी है? यह 9वां राज्य है और ध्यान दीजिए, हर राज्य की राजनीति इस पदयात्रा के दायरे में आई, खुले तौर पर आई। इससे पहले कांग्रेस कभी इतनी मुखर नहीं थी जितनी मुखर वह केरल में वामपंथियों को लेकर हुई, जितनी मुखर वह तेलंगाना में टीआरएस को लेकर हुई, और जितनी मुखर वो अपने तौर पर महाराष्ट्र के भीतर शिंदे गुट को लेकर और शिवसेना के साथ सावरकर के मुद्दे को उठाते हुए ली। यानी राजनीतिक तौर पर अभी तक राज्यों की राजनीति को साधना पदयात्रा की नियति हो सकती है, लेकिन दिल्ली प्रवेश का मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली की पदयात्रा दिल्ली के भीतर मीडिया को प्रभावित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मीडिया का ध्यान इस पदयात्रा की दिशा में जाएगा और जब पार्लियामेंट चल रही होगी उस वक्त अगर पदयात्रा दिल्ली को क्रॉस करे या दिल्ली में घुसे
तो राजनीतिक तौर पर यह शायद लोकतंत्र के मंदिर और संविधान की परिभाषा दोनों को लेकर कुछ नए सवालों को जन्म देगी। तो हो सकता है संविधान के मद्देनजर लोकतंत्र का मंदिर उस दायरे में ना आए, तो इसके लिए 23 तारीख को संसद खत्म भी की जा सकती है, जिसकी उम्र 29 दिसंबर तक होनी है। तो क्या राजनीति इतनी हावी हो चली है इस देश के भीतर में, जहां पर नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोविड से जुड़े हुए सवाल भी राजनीति के दायरे में चलते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ तथ्यों पर गौर करें। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पत्र लिखा गया राहुल गांधी को इस देश के मंत्री के जरिए, उन्होंने बहुत साफ लाइन लिखी, देश हित में स्थगित करने का हम अनुरोध आपसे कर रहे हैं कि इस पदयात्रा को रोक दीजिए, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल अगर आप नहीं अपना पाएंगे तो मुश्किल होगी। और कोविड का प्रोटोकॉल बहुत साफ है कि कोविड गाइडलाइंस को आपको सख्ती से अपनाना होगा। इस सख्ती का मतलब क्या है? इस सख्ती का मतलब है मास्क हर कोई लगाए जो उस पदयात्रा में शामिल हो, सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोने की प्रक्रिया में हर कोई रहे, और उसके आगे की परिस्थिति है कि वैक्सीनेटेड लोगों को ही यानी हर का सर्टिफिकेट देखिए, और जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है उन्हीं को पदयात्री बनाइए, बाकियों को शामिल मत होने दीजिए। यानी शहर दर शहर जो हुजूम उमड़ रहा था उसमें हर किसी की जांच आप कीजिए कि वैक्सीनेटेड वो है या नहीं है, जो नहीं है उसको शामिल ना होने दीजिए। सवाल यही नहीं रुका। दरअसल इस सख्ती के पालन का जो प्रोटोकॉल की जिक्र किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जो यात्रा से जुड़े और जुड़ने के बाद जब यात्रा अलग अलग तरीके से अलग अलग मुकाम पर रुकती है तो वहां एक साथ 120 पदयात्री जो चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, वो सब आइसोलेटेड हो जाएंगे और उनकी जांच चलेगी, ये प्रोटोकॉल कहता है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल निकल कर आता है कि क्या वाकई केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को यह निर्देश जारी कर दिया है, या फिर इस देश के भीतर में ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं क्या वहां पर भी इस प्रोटोकॉल का जिक्र किया गया है? क्योंकि सरकार की चिंता तो जायज होती है, सरकार जनता ने चुनी है और सरकार जनता के लिए होती है। तो हमें लगा कि दरअसल परखा जाए कि क्या वाकई इस देश के जितने कार्यक्रम इस दौर में ही हो रहे हैं वहां पर यह प्रोटोकॉल, ये नियम की सख्ती का जिक्र है या नहीं है। तुरंत हमने उस लेटर को भी निकाला जो कि राजेश भूषण जो आईएएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या लेटर लिखा है तमाम राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को जो भेजा गया है। उसमें इस बात का कतई जिक्र नहीं है कि नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने कमाल का काम किया है। इन्होंने 5 फोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें टेस्ट, टैकल करना, ट्रीटमेंट करना, वैक्सीनेशन और एवेरेंस, इन 5 स्टेजेस से गुजरने के बाद इसमें डिटेक्शन करना था, आइसोलेशन में ले जाना था, टेस्टिंग थी, टाइमली मैनेज करने की परिस्थिति थी। यह सारी चीज हमने की है, और ये जून के वक्त में जो हमने आखिरी नियम का जिक्र किया था उसमें इन बातों का जिक्र किया है। नया निर्देश ये है कि जिन जिन राज्यों में कोविड पॉजिटिव निकलकर आते हैं वो दरअसल अपने तौर पर जानकारी दें और उस जानकारी के जरिए उनकी जांच जो हो वह इंस्टीट्यूशन के जरिए भेजी जाए उन जगहों पर जहां पर इस बात का जिक्र हो कि पॉजिटिव केस के सैंपल जो जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत होते हैं उसको भेजने से कोरोना के वेरिएंट का पता लग सके। यानी ये एक जांच प्रक्रिया है, किसी तरह का निर्देश नहीं है। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल, इसी दौर में जन आक्रोश यात्रा बीजेपी निकाल रही है, राजस्थान में भी और कर्नाटक में भी। वहां पर भी उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो भी साथ चल रहे हैं, बीजेपी के वोटर मान लीजिए वह भी साथ चल रहे हैं, या बीजेपी के समर्थक साथ चल रहे हैं, उनके ऊपर इन नियम, कायदे, कानून का कोई लेटर उन्हें नहीं दिया गया। तो पहला सवाल यह है कि निशाने पर पदयात्रा ही क्यों? दूसरा सवाल है, अगर इतनी चिंता है तो इस देश की चिंता क्यों नहीं है? पदयात्रा जहां से गुजर रही है वहीं की चिंता क्यों है? तीसरा सवाल, यह सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में कहा गया क्योंकि राजस्थान के 3 सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवनी पटेल, इन्होंने दरअसल लेटर लिखा और इसको आधार बनाया गया। यानी अपने तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं जागी, अपने तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं जागा, उसने इनको जरिया बनाया।
ये जरिया क्यों बने जबकि इनकी पार्टी का जन आक्रोश यात्रा निकल रही है? उस दिशा में इन्होंने क्यों नहीं सोचा? और अगर सोचा तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उस दिशा में क्यों नहीं दिया? यह एक अलग परिस्थिति है, लेकिन यहीं से दरअसल वो राजनीति शुरू होती है जिस राजनीति के दायरे में इस देश के भीतर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने तौर पर कहा कि हां, जो दुनिया के प्रभावित देश हैं, जिसका जिक्र हेल्थ सेक्रेटरी ने किया कि 5 देश दुनिया के इसके दायरे में आ रहे हैं और तकरीबन 35 लाख वीकली केसेस आ रहे हैं। वो 5 देश कौन से हैं? एक तो चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा कोरिया है, चौथा ब्राजील है और पांचवा जापान है। इन जगहों से आने वाले जो यात्री होंगे उनकी जांच की जाएगी, इसका जिक्र उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम केंद्र से अब कोऑर्डिनेट करेंगे, अभी किया नहीं है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, जरूरत होगी तो उनके निर्देशानुसार हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे। यानी ध्यान दीजिए, मास्क, सैनिटाइजर, आइसोलेट करना, इन सब चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इतना ही नहीं, इस दौर में हवाई अड्डों पर भी और हवाई जहाज से घूमने वालों को भी लेकर जो मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर दिया जाता था, उसको बंद किया जा चुका है। सारी चीजें खत्म कर दी गई। लेकिन एक झटके में 2 बातें और 2 शब्द क्यों किए गए? राष्ट्रहित में पदयात्रा को रोक दीजिए। पदयात्रा राष्ट्रहित में भारत जोड़ो के लिए निकली, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। अब राष्ट्रहित में उसे रोकना है क्योंकि कोविड का संकट हमको चीन से दिखाई दे रहा है। लेकिन यह निर्देश हम राज्यों को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है आपके साथ ही जो कारवां चल रहा है वो कारवां राजनीतिक तौर पर कहीं मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डराने वाला तो नहीं है। और मौजूदा वक्त में अगर ये दिल्ली के भीतर पहुंचते पहुंचते इस बात का खुले तौर पर वैचारिक जिक्र करने लग जाए कि भारत जोड़ो का मतलब वह नफरत और वो घृणा थी जो राजनीतिक सत्ता ने सत्ता पाने के लिए इस देश के भीतर लगातार फैलाई, तो दिल्ली दरअसल उस ताकत का केंद्र है जो देश के अलग अलग जगहों से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं। मुंबई में फिर भी एक क्षेत्रीयता की खुशबू आपको मराठियों के तौर पर निकलेगी, जो मराठी मानुष है वहां का। दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। 84 से पहले पंजाबियों का गढ़ हो सकता था, सिखों का गढ़ हो सकता था, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में दिल्ली बहुत बदल गई और दिल्ली सही मायने में रोजगार का केंद्र है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां देश भर से लोग पहुंचते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली के ऊपर पदयात्रा का गुजरना और यहां पर सवालों को उठाना, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को सामने खड़ा करके निशाना साधना, यह मैसेज क्या बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? कह सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है, सत्ता तो मोदी के साथ है, जनता तो मोदी के साथ है, तो फिर डर काहे का? यही सवाल दरअसल अगली लकीर खींचता है। भारत की राजनीति में अगर आप इतिहास को पलटेंगे तो आपको जेपी का आंदोलन भी, जब दिल्ली में लाल किले से पार्लियामेंट हाउस की तरफ जेपी बढ़े तो उसके बाद अगली रात को जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इस देश ने इमरजेंसी देखी। इससे पहले वीपी सिंह भी जब बोफोर्स को लेकर दिल्ली से निकले तो हड़कंप मच गई राजीव गांधी की सरकार के भीतर में। दिल्ली के भीतर ही मंडल कमंडल की राजनीति ने जब फन काढ़ा तो उसने समूचे देश की सियासत को बदलना शुरू कर दिया। और दिल्ली के भीतर ही अन्ना हजारे बैठे तो क्या पार्लियामेंट और क्या सड़क, दोनों जगहों से भारत की राजनीति के तहत समूचे देश की सियासत इसलिए डोलने लगी क्योंकि दिल्ली उस सूचना तंत्र का केंद्र है जिसके जरिए मैसेज समूची दुनिया में जाता है। आप देश में बैरिकेड्स आपने बना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल अभी आपका नहीं है, तमिलनाडु आपका नहीं है, केरल आपका नहीं है, आंध्र आपका नहीं है, तेलंगाना आपका नहीं है। यानी देखिए तो एक लंबी फहरिस्त है। बिहार आपका नहीं है, उड़ीसा आपका नहीं है, तो एक लंबी फहरिस्त उन राज्यों के सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स दिल्ली में बैठते हैं, कई के एडिटर्स भी दिल्ली में बैठते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिल्ली वो जगह है जहां बीबीसी जिक्र कीजिए, सीएनएन जिक्र कीजिए, राइटर्स जिक्र कीजिए या अल जजीरा को जिक्र कर लीजिए, या दुनिया के किसी भी तौर पर किसी भी
रिपोर्टिंग करते हुए शख्स की मौजूदगी अपने देश के सर्वश्रेष्ठ वहां के जो इंस्टीट्यूशन मीडिया का है उसके नुमाइंदे आपको दिल्ली में ही मिलेंगे, क्योंकि राजनीति दिल्ली से होती है। तमाम देशों के गवर्नमेंट्स अपने तौर पर यहां जो एम्बेसडर को रखते हैं उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही होती है। और अभी तक उन लोगों ने देखा नहीं है इस पदयात्रा को, इस पदयात्रा की खुशबू कहिए, कारवां भीड़ कहिए, या एक लिहाज से कहिए ये कांग्रेसियों की यात्रा है, कुछ भी कहिए, लेकिन इसे अभी तक दुनिया ने नहीं देखा और दुनिया के भारत और दिल्ली में बैठे हुए नुमाइंदों ने नहीं देखा। तो क्या ये खतरे की घंटी है? क्योंकि दुनिया भर के भीतर भारत के राइटिस्ट एस्पेक्ट को लेकर और हिंदुत्व के प्रयोग को लेकर कई सवाल कई तरीके से उठे हैं। इसी दौर में भारत के सेकुलरिज्म को लेकर भी सवाल है और भारत में मोदी सत्ता के जरिए जो प्रयोग राजनीतिक तौर पर किए गए उसको लेकर भी सवाल है। जाहिर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या टेलीग्राफ हो, दुनिया के अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट्स फाइल दिल्ली में पदयात्रा निकलने के साथ शुरू हो जाएगी। और राजनीतिक तौर पर दिल्ली में अगर पार्लियामेंट, हालांकि 23 तारीख को पार्लियामेंट खत्म होने का निर्णय अभी फाइनल किया नहीं गया है, जो हो जाना चाहिए, अगर वो हो जाएगा तो सारे सांसद लौट जाएं। अगर वो सांसदों की मौजूदगी दिल्ली में होगी तो यकीनी तौर पर सबको 2024 दिखाई दे रहा है और सभी को पता है कि विपक्ष की एकजुटता कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि दरअसल कांग्रेस अगुवाई करे या विपक्ष में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने जो तमिलनाडु केरल से संदेश देना शुरू किया उसमें विपक्ष को गायब नहीं किया, लेकिन विपक्ष में अपनी सबसे बड़ी हैसियत राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसने लगातार दिखाई। तो विपक्ष की एकजुटता का असल प्रयोग दिल्ली से राहुल की पदयात्रा के गुजरते वक्त के साथ हो सकता है। यह पहला संदेश इस देश में जा सकता है। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर बीजेपी को एक चुनौती लग रही है, या राजनीतिक तौर पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही हो चला है कि अगर दिखाई देने लगेगी वह राजनीति जिसको अभी तक चौथे स्तंभ और मेन स्ट्रीम मीडिया से ढका गया, यह कहकर ढका गया कि देखिए कोई कवरेज ही नहीं है, जबकि इस देश के भीतर में इससे पहले याद कीजिए जब अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी उस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस समय बीजेपी का सहयोग जरूर था, लेकिन उस रथ यात्रा को भी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिया था। और तमाम आंदोलन अगर आप देखते चले जाइए, वह जेपी को भी याद कर लीजिए और इंदिरा गांधी के काल को भी याद कर लीजिए, यहां के अखबारों ने बताया था कि एक सिरा लाल किले में था और हाथ पकड़े हुए दूसरा सिरा पार्लियामेंट यानी जनपद तक पहुंच गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी का भाषण शुरू होता है और वो कहती हैं कि अब आप लोग बॉबी फिल्म दिखाएंगे आपको टेलीविजन पे, यानी अब इस रैली को भूल जाइए जिसे जेपी निकाल रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल नर्व पॉइंट वो दिल्ली है जिस दिल्ली के भीतर अब हरियाणा के मऊ मेवात से होते हुए फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में इस पदयात्रा को आना है। और भारत सरकार नहीं चाहती है कि यह पदयात्रा आए क्या और उसी का संदेश क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए निकला है, और स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य और लेटर और स्वास्थ्य सचिव का लेटर दोनों दो दिशा में जा रहा है। हर राज्यों के दिशा निर्देश अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, यानी कोविड मामला कहीं से भी सरकार को अभी इफेक्टिव तरीके से नहीं उसके भीतर आ पाया है जहां पर इस बात का वो जिक्र करें हम चिंतित हैं। चिंता नहीं आ रही है, यहां राष्ट्र हित आ रहा है, और राष्ट्र हित का मतलब अक्सर भारत के भीतर में देखा गया है पेगासस के जरिए जो राष्ट्र सुरक्षा का था, राफेल के जरिए जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया। हर उस मुद्दे को समाधान के तौर पर जब कोई फैसला आया या सरकार ने फैसला लिया तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित इन्हीं दो बातों का जिक्र किया है। तो एक बार फिर से कोविड को रोकने या कोविड ना फैले इसके साथ भी राष्ट्रहित शब्द जोड़कर पदयात्रा को स्थगित करने का जिक्र खुले तौर पर देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कर दिया है। आखिर में 3-4 सवाल। दरअसल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से पूछा गया, चीन में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है कोरोना का, आपकी क्या राय है भारत को लेकर? उन्होंने कहा भारत को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ विशेषज्ञों से पूछा गया जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा जी नहीं,
कोई खतरा नहीं है। तो पहला राउंड तो यहां पर पहला दरवाजा बंद हो गया। दूसरा दरवाजा है जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि दरअसल 27% बूस्टर डोज लगे हैं, बाकियों ने नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं उसको लेकर भी अब सचेत करने की जरूरत है। तो पहले हम वो प्रोग्राम तो चला लें कि जहां पर लोग उस दिशा में बढ़ जाएं। ये दूसरा सवाल था हेल्थ कॉन्शियसनेस से लेकर कि आप किस रूप में इस कोविड को देखते हैं। तीसरा सवाल इन सब के भीतर यह आया कि जो अभी तक देश के भीतर में अलग अलग राज्यों ने जब उनसे पूछा गया प्रोटोकॉल का मतलब आप क्या समझते हैं, तो सब ने कहा कि भारत में 24 घंटे के भीतर कितने मामले आए, 129 मामले। और भारत में 129 खुदकुशी जो होती है वह 24 घंटे में नहीं, 1 घंटे में हो जाती है। भारत के भीतर जो प्रदूषण से मौतें होती हैं वो चंद सेकंड्स में हो जाती है। हमारे यहां कुपोषण से मौत, प्रदूषण से मौत और खुदकुशी की परिस्थिति, और इन सब के साथ साथ किसानों की खुदकुशी, मजदूरों की स्थिति, जो डेली मजदूर हैं यानी दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी मौतों का सिलसिला। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी चीज को अपने अनुकूल करने की, और आप जिक्र कर रहे हैं इस देश के भीतर में कि हम प्रोटोकॉल का जिक्र करें। प्रोटोकॉल तो आपने कोई बनाया ही नहीं है। तो ऐसे में जो आखिरी सवाल आता है, तो याद कीजिए और लौट चलिए 2020 में जब पहली बार इस देश में बंदी हुई थी और यह प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आए थे, और उसके बाद इस देश के ने जो प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति, उनकी त्रासदी को देखा, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और शायद किसी देश की अपने संवैधानिक परिस्थितियों को जीने के दौरान जहां पर उनके हक भी राज्य पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं था, और अस्पतालों का चरमराना, लोगों की मौत, मौत के बाद उन्हें कोई राहत के लिए पैसा तक ना दे पाना, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सरकार का हाथ खड़े कर देना, तो अपराधों की फेरिस्त इस सरकार को अगर कटघरे में कोविड प्रोटोकॉल और कोविड के दौर में राज्य की मौजूदगी से कहीं हाशिए पर ले जाकर ढकेल देती है, तो पहला सवाल और आखिरी सवाल बहुत सीधा है। सरकार राजनीतिक तौर पर अब किसी भी विरोध को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है, और शायद इसीलिए पहली बार उसके भीतर की बेचैनी और चिंता भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर प्रकट हो गई है। यानी संकट है राजनीतिक तौर पर, मुश्किल है राजनीतिक तौर पर, हालात गंभीर हैं राजनीतिक तौर पर, और संभालने की परिस्थिति में अब इस देश की जनता को संभालना है, जिसके सामने 2024 का चुनाव भी है, और मौजूदा वक्त में सरकार की बेरुखी, कोविड काल के दौर के परिस्थितियों के मद्देनजर, और मौजूदा वक्त में प्रोटोकॉल और सख्त नियम का जिक्र, जब कोविड के 129 मामले 24 घंटे के भीतर आए और 3,500 मामले पूरे देश में सक्रिय दिखाई दे, तो चिंता की कोई शिकन पार्लियामेंट के भीतर नहीं गूंजती है, बल्कि राजनीतिक तौर पर मंत्रियों के कच्चे चिट्ठे के आश्रय गूंजती है। यह भारत के भीतर की गंभीर राजनीतिक संकट की स्थिति है, जिस पर चिंतन इस देश की जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।